हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक्स जो कि आपके जीएस के एग्ज़ाम्स के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट हैं, और उनमें से एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट होने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें कवर कर लेता हूँ और आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से पर्सपेक्टिव से आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कॉलेजियम पे, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है। कॉलेजियम जिसमें 5+1 कॉलेजियम की बात हो रही है, क्योंकि यूजुअली जो कॉलेजियम होता है वो 5 जजेस का होता है, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट ये 5+1 कॉलेजियम क्या है, हम ये देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, जो कि 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली गई हैं, उनके बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्रीज़ के बारे में, जो कि पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो अपनी प्रोडक्शन में कट करने वाली हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक हो जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। तो हम ये तीनों टॉपिक करने वाले हैं। ये आपके जीएस अलग अलग एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेवेंट हैं। और कॉलेजियम तो आपका जीएस पेपर 2 से है, और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आपका गवर्नेंस एंड जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी रिलेवेंट है। और जो ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्रीज़, ये भी GS2 और GS3 दोनों से रेलेवेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कवर करने वाले हैं कॉलेजियम 5+1। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि कॉलेजियम क्या होता है। तो कॉलेजियम फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो कि आने वाले चीफ जस्टिस को नियुक्त करते हैं, उसे कॉलेजियम कहते हैं। एक जो बॉडी जो नियुक्त करती है, आने वाले चीफ जस्टिस को रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, उसे कहते हैं कॉलेजियम। और ये कॉलेजियम स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो सिर्फ ये बताता है कि प्रेसिडेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे, ना कि एक प्रोसेस बताता है। ये जो प्रोसेस है ये खुद इवॉल्व हुआ है काफ़ी सारे केसेस के थ्रू। हम पहले वो केसेस जानेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो आज के समय पे हमारे यहाँ जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कैसे आया है। तो पहले फर्स्ट जजिस केस के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट जजिस केस जो है वो 1981 में हुआ था, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 7 जजेस बेंच ने एक अपना ओपिनियन दिया था कि जो एग्जीक्यूटिव यानी जो प्रेसिडेंट की कॉल होगी वही कॉल मान्य होगी, इन आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करते हुए। 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जजेस के अपॉइंटमेंट में सहायता करता है, और 217 सब क्लॉज 1 जो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए रेलिवेंट है। तो फर्स्ट जजेस केस में ये हुआ था कि एग्जीक्यूटिव का ही लास्ट वर्ड माना जाएगा, कंकरेंस रहेगा। तो सेकंड जजेस केस की ओर बढ़ते हैं। सेकंड जजेस केस 1993 में, इसमें 9 जजेस की बेंच बैठी थी, जिन्होंने अपना जो 1981 फर्स्ट जजेस केस का वर्डिक्ट था उसे रिवर्स कर दिया था। उन्होंने बोला था कि जो आर्टिकल में कंसल्टेशन वर्ड है, जिसमें यह है कि चीफ जस्टिस जो होंगे, जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस से अपॉइंटमेंट से पहले किसी चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में। तो उसका असली मीनिंग यहाँ पे इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि कंसल्टेशन का असली मतलब, जो उसके अंदर हिडन मीनिंग है इम्प्लिसिट, वो है कंकरेंस, यानी कि सहमति, CGI की सहमति से जाके वर्डिक्ट दिया जाएगा अपॉइंटमेंट का नेक्स्ट चीफ जस्टिस के बारे में। और फिर इसके बाद एक और जजेस केस हुआ, जो कि है 1998 में थर्ड जजेस केस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही इस जजेस केस की जो वर्डिक्ट है वो जाके आज भी हमारे कंट्री में वर्क करती है, और इसी के ऊपर हमारा कॉलेजियम सिस्टम चलता है। तो इस थर्ड जजेस केस ने ये वर्डिक्ट दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट, जैसे सेकंड जजेस केस में ये हुआ था कि एक चीफ जस्टिस होंगे कॉलेजियम में और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के अंदर। फिर जब थर्ड जजेस केस आया 1998 में, तो उसमें जो कॉलेजियम में 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनसे बढ़ाकर स्ट्रेंथ कर दी गई CGI+4। तो यानी कि टोटल 5 जजेस हो गए। ये हुआ था थर्ड जजेस केस में। तो थर्ड जजेस केस ही आज के टाइम पे वर्क करता है, उसी के हिसाब से CGI अपॉइंट किए जाते हैं। पर ये 5+1 कॉलेजियम क्या है, चलिए इसे जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जो 4 जजेस होते हैं वो CGI के जस्ट सबॉर्डिनेट होते हैं, जो CGI के बाद सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, मोस्टली उन्हीं में से ही एक नेक्स्ट CGI में अपॉइंट होता है।
मतलब जो प्रेजेंट सीजीआई हैं वो उन 4 लोगों में से ही अपनी आपसी सहमति से जाके एक किसी जज को अपलिफ्ट करते हैं कि वो जाके नेक्स्ट सीजीआई बनेगा, उसका नाम रिकमेंड करते हैं। पर अभी जो केस हो रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ये हो रहा है कि जैसे कि आप ये न्यूज़पेपर के हैंडआउट में देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि लगातार जितने भी जो जजेस हैं कॉलेजियम में, उन सब के रिटायरमेंट्स आ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट सीजीआई होगा उस कॉलेजियम, वो अभी के कॉलेजियम में है नहीं। जो कॉलेजियम अभी चल रहा है उन सब जजेस का रिटायरमेंट होने वाला है नेक्स्ट ईयर या 1 साल बाद। जब नेक्स्ट सीजी आएंगे उस टाइम तक वो सारे जजेस रिटायर हो जाएंगे। इसीलिए ये 5+1 का प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, जिसमें कि जो नेक्स्ट सीजीआई होंगे वो 6th मेंबर के तौर पर ज्वाइन करेंगे कॉलेजियम को, जिनका नाम है जस्टिस खन्ना, जो 9 नवंबर 2022 को करेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सीजीआई बनने के बाद कॉलेजियम को। क्योंकि सीजीआई जब जस्टिस चंद्रचूड़ बन जाएंगे उसके बाद कौन बनेगा वो उनके कॉलेजियम के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। तो इसीलिए 5+1 का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जा रहा है, जिससे कि जो चीफ जस्टिस आगे बनने वाला है वो कॉलेजियम का हिस्सा हो। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि ऑर्डिनरी one of the 4 senior most judges of the Supreme Court would succeed if the Chief Justice of India, but if the situation should be such that successor Chief Justice is not one of the 4 senior most judges, he must invariably be made part of the collegium। ये आपके पास PDF रहेगी तो आप इसे नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। ये है 5+1 कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आप ये PPT देख के डर मत जाना, मैंने ये इसलिए इतने सारे फैक्ट्स और सब कुछ तीनों जजेस केस एक्सप्लेन करके रख दिए हैं कि आप इन PDF को अपने पास रख के इसे अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लें, जो आपको पॉइंट अपने रेलेवेंट लगते हैं। जो समझाने की चीज़ है वो तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ साथ में, तो आप समझ तो वीडियो से जाएंगे, बस आपके एक नोट्स में रिवीजन के लिए जस्ट पॉइंटर्स रख लीजिए जो आपको इसमें से निकालने के लायक लग रहे हैं कि 5+1 कैसे हुआ। बस इतना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। आप जैसा न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लेके काफ़ी सारा इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है। तो ये हमारे 2022 और 2023 के बजट में अनाउंस हुआ था कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश होने वाले हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के तहत, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, आप जैसे समझ पाएंगे कि एक बहुत बड़ा तबका है हमारी पॉपुलेशन का जो अभी जाके फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल लिटरेसी उनके पास है ही नहीं, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर में वो जाके उनके फ़ायदे के लिए क्या क्या उनके पास चीज़ें हैं। इसी वजह से उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है इंटरमीडिएट्स के थ्रू, जो दलाल होते हैं कि हम आपका लोन निकलवा देंगे, जिसमें जो लोन सरकार बेनिफिशियरीज तक कभी पहुंचा ही नहीं पाती, क्योंकि वो बीच में इतना ज़्यादा करप्शन होता है कि वो आधे से ज़्यादा जो लोन उन तक उनके बेनिफिट के लिए पहुंचना है वो बीच में ही दलाल वगैरह खा लेते हैं, मिडिल मैन। इसी चक्कर में ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसी के लिए स्पेसिफिकली जो जनधन अकाउंट्स हैं वो खुलवाए गए थे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो मनरेगा में काम करती है उनके सीधे डायरेक्ट बैंक में पैसा जाए, ना किसी के पास चांस रहे कोई दूसरा आके उसका फ़ायदा उठा पाए। इसीलिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का काम ये रहेगा, जहाँ पे ब्रांचेस नहीं हो सकती हैं बैंक की, ट्रेडिशनल बैंक की, वहाँ पे एक कियोस्क के तौर पर एक यूनिट खुलवा दी जाएगी, जिसमें एक प्रॉपर डिजिटली वे में सारे जो सर्विसेज बैंक देते हैं ट्रेडिशनल वो सारी दी जाएंगी। ये एक स्टैब्लिश ट्रेडिशनल बैंक जैसे ICI है उसकी एक आर्म की तरह काम करेगा, जैसे कि एक छोटे से कियोस्क की तरह जो रिप्रेजेंट करेगा ICICI को। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ICICI का जैसे नॉर्मल बैंक ब्रांच है जो कि एक बड़े टाउन में है, पर एक छोटे से गांव में वो इतना बड़ा ब्रांच नहीं खुलवा सकते क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे। तो उस जगह पे डिजिटली लिटरेट करने के लिए वहाँ की पॉपुलेशन को और उन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खुलवाए जाएंगे, जो कि काफ़ी छोटे होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे और काफ़ी ज़्यादा पूरे जो ट्रेडिशनल बैंक के काम होते हैं ऑलमोस्ट सर्टेनली वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें आपको एक असिस्टेंस भी मिलेगा, जैसे जो नहीं जानता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, उसके लिए ये बहुत रेलिवेंट होने वाले हैं। तो पहले इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अ डिजिटल बैंकिंग यूनिट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट और हब सेट अप बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक।
ये एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक की एक आर्म की तरह काम करेगा, हाउसिंग सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज वेल एज सर्विसिंग एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजिटली इन सेल्फ सर्विस मोड। अगर कोई जिसे आता है वो खुद जाके अपने काम उससे कर सकता है, वरना एक असिस्टेंस भी वहाँ पे मिलेगा जो बिल्कुल न्यू भी हैं, जो नहीं जानते इसके बारे में। चलिए इसका बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये जो DBU हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, विल इनेबल दोज हु डू नॉट हैव ICT टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज डिजिटली। जिनके पास इनकी नॉलेज ही नहीं है कि वो ICT टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे कर पाएंगे और कैसे वो डिजिटल बैंक्स को ऑपरेट कर पाएंगे या उनमें जाके अपने अकाउंट कैसे खुलवा पाएंगे, तो ये DBUs वहाँ पे उन्हें वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और उनके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में। They will also assist those who are not tech savvy to adopt digital banking. डिजिटल बैंकिंग आप जानते हैं कि काफ़ी फ्रॉड प्रोन हो सकती है अगर आप के अंदर वो नॉलेज नहीं है कि कैसे आपको इन सबसे बच के रहना है। इसीलिए ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एक असिस्टेंस के साथ आएंगे जो आपको समझा पाएगा कि आप कैसे यूज़ करें और आप कैसे सेव रह सकते हैं। और इसमें से सर्विसेज जो दी जाएंगी, चलिए वो देख लेते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट और वेरियस स्कीम्स के लिए करेंट अकाउंट मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट FD का अकाउंट मिलेगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मिलेगा, डिजिटल किट फॉर कस्टमर्स, मोबाइल बैंकिंग मिलेगी और इंटरनेट बैंकिंग मिलेगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम आधार, पॉइंट ऑफ सेल, UPI का QR कोड, डिजिटल किट फॉर मर्चेंट्स को भी इसमें लिया जा रहा है। और अदर सर्विसेज में इंक्लूड है मेकिंग एप्लीकेशन फॉर ऑन बोर्डिंग कस्टमर्स फॉर आइडेंटिफाइड रिटेल MSME और स्केमेटिक लोन्स, यानी कि छोटे वगैरह जो लोन्स MSMEs को प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, उन्हें ब्रांच में जाके न जाना पड़े, वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन या फिर अपना ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करवा सकते हैं खुद को किसी स्कीम के तहत या फिर उन्हें कोई लोन निकालना है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स और ट्रेडिशनल बैंक्स में डिफरेंस क्या है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो होती हैं ये 24/7 चलेंगे, कैश विड्रॉयल यानी 365 दिन 24 घंटे आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं जो आपका काम पड़े, कभी भी आप ये बंद नहीं होंगे। जैसे जो ट्रेडिशनल बैंक होते हैं वो 4 से 5 बजे शाम को बंद हो जाते हैं। और बैंक स्टाफ विल बी अवेलेबल टू हेल्प गाइड यूजर्स फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन असिस्टेड मोड। ये एक बहुत अच्छा इसका वो है कि जो नहीं जानता है तो वो हेल्पलेस नहीं रहेगा, उसके लिए एक असिस्टेंस वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रिएट अवेयरनेस फॉर अडॉप्टिंग डिजिटल बैंकिंग। सबसे अच्छी बात इनमें ये है। और जिनके पास कंप्यूटिंग और कनेक्टिविटी नहीं है वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में जाके पेपरलेस मोड में अपना काम करवा सकते हैं। और एक और डिफरेंस हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिजिटल बैंक एंड डिजिटल बैंकिंग यूनिट। जो डिजिटल बैंक्स होते हैं ये एक रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इस्टेब्लिश होते हैं एक प्रॉपर बैंक की तरह। पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती, जैसे एक कंपनी की लीगल पर्सनैलिटी होती है, बैंक की एक लीगल पर्सनैलिटी होती है, इनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती क्योंकि ये एक आर्म की तरह काम करते हैं एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है, एक उसकी सर्विस के तौर पे, ना कि इनकी खुद की एक आइडेंटिटी है। तो इस वजह से ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं होते हैं, ये जस्ट बैंक जो ट्रेडिशनल बैंक हैं उनके अंडर वर्क करते हैं। एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ये डिजिटल बैंक, और इसके अंदर बड़ा रेफरेंस है। डिजिटल बैंक्स, फिर से मैं समझा देता हूँ आपको, डिजिटल बैंक्स की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है प्रॉपर, और बैंकिंग जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होती हैं उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो सिर्फ एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए वर्क करती हैं, जहाँ पे एक ब्रांच खुलवाने से ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट वे है कि आप डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खुलवा लो। काम ये है इनका। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे, वरना कन्फ्यूजन के लिए आपको प्रीलिम्स में इससे काफ़ी ज़्यादा फंसा सकते हैं। चलिए एक और ये है डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो ICICI की खुलवाई गई है करूर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा टैबलेट यहाँ पे रहेगा जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, और ये एक प्रॉपर मशीन रहेगी जिसमें आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। ATM अपने अकाउंट के लिए जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी वो सब यहाँ मिल जाएंगी, और यहीं पर आपको एक असिस्टेंस के लिए एक पर्सन भी मिल जाएगा जो एम्प्लॉय होगा बैंक का, जो आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाएगा कि क्या कैसे करना है।
और एक और कंसेप्ट जो आजकल बहुत रहता है न्यूज़ में, वो है नियो बैंक्स। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि नियो बैंक्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम इन्हें डिजिटल बैंकिंग यूनिट से कंपेयर करेंगे। तो नियो बैंक इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल बैंक विदाउट एनी ब्रांचेस। मतलब इनकी जो पूरी आइडेंटिटी होती है नियो बैंक्स की, वो सिर्फ ऑनलाइन ही होती है। इनका कोई स्टाफ ऑफलाइन नहीं होता, ना इनका कोई ब्रांच वगैरह खुली जाती है जिन्हें आप देख सकें एग्जिस्ट करती हों मार्केट में। फिजिकली इनकी कोई ब्रांच नहीं होती है। नियो बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट गिव कस्टमर चीपर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल बैंक। यानी कि जो इंसान जो नॉर्मल पर्सन को ट्रैवल करना पड़ता है ब्रांच में जाने के लिए, विजिट करने के लिए, वो सब ना करना पड़े। नियो बैंक्स सीधा सीधा सिर्फ आप अपने फ़ोन के थ्रू सारा कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि नियो बैंक्स आपको होप करता हूँ कि नियो बैंक्स आपको समझ में आ गया। अब हम डिफरेंस देखते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स और डिजिटल बैंक्स और नियो बैंक्स के बीच में। तो डिजिटल बैंक्स ऑफन ऑनलाइन, ये जो डिजिटल बैंक्स होते हैं वो सब्सिडरी की तरह काम करते हैं स्टेब्लिश्ड बैंकिंग सेक्टर में। जैसे कि कोई ICICI है तो उनका एक डिजिटल ऐप हो जाता है या डिजिटल बैंकिंग आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे SBI का योनो है, अगर आपको पता हो योनो बैंक, तो वो SBI की बॉडी है। तो जो न्यू बैंक होते हैं ये सिर्फ सोलली ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं। इनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती हैं, इंडिपेंडेंट। और ये पार्टनरशिप पे कोई बैंक के साथ पार्टनरशिप करके वर्क करते हैं। जैसे कि आपने रेजर पे का बहुत नाम सुना होगा, इंस्टा पे का नाम सुना होगा, जुपिटर आजकल काफ़ी नाम चल रहा है इसका, ओपन मनी, ये जो आप ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं अपने, ये सब काफ़ी ऐप्स चल रहे हैं। जैसे किसी को बाहर से करवाना है रेमिटेंसेस वगैरह, उन सब के लिए काफ़ी यूज़ हो रहे हैं ये नियो बैंक्स। तो नियो बैंक्स और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में कंफ्यूज मत करना। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एक इस्टेब्लिश्ड बैंक के अंदर एक आर्म है उसकी छोटी सी, जो जहाँ पर ट्रेडिशनल ब्रांच नहीं खुलवा सकते हैं, वहाँ पर जाके एक नॉर्मल डिजिटल बैंकिंग यूनिट में वही सर्विसेज मिलेंगी जो ट्रेडिशनल बैंक में मिलती हैं, जिसमें कॉस्ट भी एफिशिएंट रहेगा ये। और नियो बैंक्स जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन वर्क करते हैं, ये मेन डिफरेंस है। नियो बैंक्स किसी बैंक के साथ पार्टनर करके एग्जिस्ट करते हैं, ना कि इनका बैंकिंग के अंडर कोई काम होता है। ये सिर्फ एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स प्रॉपर स्टैब्लिश्ड बैंक के शेड्यूल कमर्शियल बैंक की एक आर्म की तरह काम करेंगे। तो थर्ड हमारा टॉपिक है ओपेक एंड ओपेक प्लस। रिसेंटली आप देख सकते हैं, ये कटआउट मैंने रख रखा है, ये 16 सितंबर इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट है। इसमें यह है कि 3 ओपेक मेंबर स्टेट कम टुगेदर टू एंडोर्स प्रोडक्शन कट आफ्टर US कोएर्शन क्लेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए ये रिलेटिव नहीं है, हमारे लिए ये रेलेवेंट है कि ओपेक एंड ओपेक प्लस है क्या। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, पहले यूज़ में क्यों है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक प्लस माइट फेस शार्प डिमांड fall due to recent surge in crude oil production from the countries like USA, Norway, Guyana. The non-OPEC countries which export crude oil are termed as OPEC प्लस कंट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो OPEC प्लस और OPEC में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। एक OPEC एक ऑर्गेनाइजेशन है 14 कंट्रीज़ का, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उनका एक ओपेक ये बॉडी है। फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो इस ओपेक की मेंबर नहीं है, वो जो कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ ने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसे ओपेक प्लस कहा जाता है। जो इस ओपेक के अंदर नहीं आ पाई वो ओपेक प्लस में गिनी जाती है। तो ये ओपेक प्लस है। तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ में आती है अज़रबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान एंड रशिया, साउथ सूडान और सूडान। और ओपेक मेंबर्स में आती है वेनेजुएला, इक्वाडोर, आप देख सकते हैं, और गैबॉन, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, कतर, UAE, अल्जीरिया, लीबिया। तो सबसे बड़ी बात, ओपेक का काम क्या है, ये 1968 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ये यूरोप की एक कंट्री है। तो इसका जो प्रॉपर फंक्शन है, जो एम है, वो ये है कि मैनेज करे सप्लाई ऑयल की, और ऑयल की प्राइस को ये रेगुलेट करता है वर्ल्ड मार्केट में अराउंड। क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं अगर ये अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगी तो शॉर्टेज हो जाएगी, जिसके कारण इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसकी इन पैसे इसके काफ़ी बढ़ जाएंगे और ये महंगा हो जाएगा तेल।
और जब इनकी डिमांड हाई हो जाएगी, जब इनकी सप्लाई हाई हो जाएगी और डिमांड अपने आप गिर जाएगी तो तेल सस्ता हो जाएगा। तो ये कंट्रीज़ काफ़ी इफेक्ट डालती हैं पेट्रोलियम जो वर्ल्ड वाइड चलता है उस पर। होप करता हूँ एवरीवन ये तीनों आर्टिकल्स थे आपको समझ में आ गए होंगे। आपके पास इसकी पीडीएफ रहेगी तो अपने नोट्स में जो आप इनकॉर्पोरेट करना चाहें वो कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रुपिंग्स हैं तो 2 टॉपिक आपके GS2 से और GS3 दोनों के साथ हैं, कोलेजियम और ओपेक। एंड डिजिटल बैंकिंग यूनिट आपका प्रॉपर डिजिटल बैंकिंग यूनिट और ओपेक आपका GS2 GS3 का टॉपिक है और कोलेजियम जो है वो GS2 का टॉपिक है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ी हेल्पफुल रही होगी वीडियो। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और कुछ आपको डिमांड हो या कुछ आप एक्स्ट्रा चाहते हैं कि मैं एफर्ट करूँ तो प्लीज़ बताना कमेंट्स में। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, लगे रहिए पढ़ाई में, और जो आप करना चाहते हैं वो एक दिन बहुत जल्दी होगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।